नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को खुली चेतावनी, नापाक हरकत हुई तो बात दूर तक जाएगी। कहा, हमें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की परवाह नहीं। भारत के हमले से पाकिस्तान को भारी नुकसान, न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से सैटेलाइट इमेज में पाक एयरवेज दिखे तबाह, भारत को मिली बढ़त। नक्सली हमले में घायल जवानों से मिलने एम्स पहुंचे अमित शाह, सीआरपीएफ जवानों और पहलगाम पीड़ितों से की मुलाकात। फडणवीस का सख्त संदेश, आतंक के समर्थकों को सबक जरूरी। तुर्की अजरबैजान के बहिष्कार का समर्थन, देश नहीं तो कुछ नहीं। क्या ट्रंप के जूते पर चल रहा है भारत? संजय राउत का तीखा हमला, मोदी शाह के इस्तीफे की मांग। और सीजेआई गवई ने विजय शाह से कहा, कर्नल कुरैशी से माफी मांगो। आपत्तिजनक बयान पर एफआईआर पर रोक से इनकार। मंत्री हैं तो जिम्मेदारी भी हो। और अब खबरें विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर पहुंचे और ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना के जवानों से मुलाकात की। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर कोई नापाक हरकत हुई तो बात दूर तक जाएगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों देशों की सहमति इस बात पर बनी है कि पाक की तरफ से कोई नापाक हरकत नहीं होगी। पाकिस्तान के परमाणु बम को आईएआई की निगरानी में लाना चाहिए। हमें उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की परवाह नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से एटम की धमकी दी गई है। क्या ऐसे गैर जिम्मेदाराना देश के साथ में एटम बम सुरक्षित है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा कि आतंकियों ने धर्म पूछकर निर्दोष लोगों को मारा था। उसके बाद आपने जो जवाब दिया वो पूरी दुनिया ने देखा। उन्होंने कहा कि आतंकियों ने भारतीयों को धर्म देखकर मारा और हमने उन्हें उनका कर्म देखकर मारा। राजनाथ सिंह ने शहीद जवानों को नमन किया और कहा कि जवानों की शहादत को नमन और पहलगाम में जान गंवाने वाले निर्दोष नागरिकों की स्मृति को नमन करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि घायल सैनिक जल्द ही ठीक हो जाएंगे। साथ ही पहलगाम में जो निर्दोष नागरिक आतंकवादियों के द्वारा मारे गए हैं, उनकी भी स्मृति को मैं नमन करता हूं। मैं हमारे घायल सैनिकों के साहस को भी नमन करता हूं और ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि वह जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। मेरे दोस्तों, इन विषम परिस्थिति में आप सबके बीच आज आकर मैं स्वयं को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने जो कुछ भी किया है, उस पर पूरे देश को गर्व की अनुभूति हो रही है। अमेरिका के एक प्रमुख अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए संघर्ष में भारत को पाकिस्तान की सैन्य सुविधाओं और हवाई क्षेत्र को निशाना बनाने में स्पष्ट बढ़त मिली। रिपोर्ट में सैटेलाइट तस्वीरों से पुष्टि की गई है। इसमें कहा गया है कि भारतीय हमलों ने पाकिस्तान की सैन्य सुविधाओं को काफी नुकसान पहुंचाया है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के कई एयरवेज को तबाह कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन सैन्य संघर्ष चला, जो पिछले 50 वर्षों में दोनों परमाणु ताकत वाले देशों के बीच सबसे बड़ा टकराव था। दोनों देशों ने एक दूसरे की हवाई सुरक्षा को परखने और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल भी किया और भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि हमले भले ही व्यापक थे, लेकिन नुकसान उतना अधिक नहीं हुआ था जितना दावा किया गया था, और जो भी नुकसान हुआ वो ज्यादातर पाकिस्तान की सैन्य सुविधाओं पर भारत द्वारा किया गया प्रतीत होता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली स्थित एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचकर नक्सली मुठभेड़ में घायल जवानों से मुलाकात की। उन्होंने जवानों का हालचाल जाना और उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवारों से भी बातचीत की। अमित शाह ने नक्सली हमले में घायल सीआरपीएफ के 204 कोबरा बटालियन के सहायक कमांडेंट सागर बोराडे से भी मुलाकात की।
शाह ने पहलगाम हमले में घायल हुए डॉक्टर ए परमेश्वरन से भी मुलाकात की। डॉक्टर ए परमेश्वरन के स्वास्थ्य में अब सुधार है और वो अब चल पा रहे हैं। गौरतलब है कि सुरक्षा बलों ने बीते दिन छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा के कुरगुट्टुलू पहाड़ पर 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया था, जिस पर अमित शाह ने सुरक्षा बलों को बधाई दी। आतंकवाद और उसे समर्थन देने वाले देशों को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हुए तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों के बहिष्कार की सराहना की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं तुर्की और अजरबैजान जैसे आतंकवाद को समर्थन देने वाले राष्ट्रों का नेशन फर्स्ट की विचारधारा से प्रेरित होकर बहिष्कार करने वाले देशवासियों को बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस तरह से आतंकवाद को समर्थन करने वालों को कहा कि पहलगाम की बर्बर आतंकी घटना को अंजाम देने वाले और उनका समर्थन करने वाले सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के दुश्मन हैं। फडणवीस ने कहा, ऐसे तत्वों को अब सबक सिखाना जरूरी है। फडणवीस का ये बयान न सिर्फ एक कड़ा राजनीतिक संदेश है बल्कि ये देशवासियों से राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को अपनाने की एक अपील भी है। मैं उनको सभी को बधाई देता हूं। नेशन फर्स्ट ये हमारी भूमिका होनी चाहिए और देश के दुश्मनों को, और केवल देश के नहीं मानवता के दुश्मन जिस बर्बरता के साथ हमारे लोगों को पहलगाम में मारा गया, इसी बर्बरता कोई अगर देश करता है और उसको कोई साथ देता है तो ऐसे देशों को भी सबक सिखाना जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस प्रकार से ऑर्गेनिकली लोगों में नेशन फर्स्ट की भावना तैयार हो रही है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर शिवसेना उद्धव दल के नेता और सांसद संजय राउत ने बड़ा हमला बोला है। राउत ने कहा है कि कांग्रेस को किसी खुलासे की नहीं, सीधे अमित शाह और नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग करनी चाहिए। राउत ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री देश से झूठ बोल रहे हैं और हमारी सेना के मनोबल को गिरा रहे हैं। राउत ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया और कहा कि अगर ट्रंप युद्ध में दखल दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री को उन्हें दो टूक जवाब देना चाहिए। संजय राउत यही नहीं रुके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज किया। क्या प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के जूते सिंहासन पर रखकर राज कर रहे हैं? राउत ने कहा कि जब राम वनवास में थे तब भरत ने पादुका सिंहासन पर रखकर राज किया था। क्या वैसा ही कुछ अब हो रहा है? राउत ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भूमिका पर भी सवाल उठाया और कहा कि जब मैं युद्ध रोक सकता हूं तो राजनाथ सिंह क्या कर रहे थे? राउत ने इसे भारत की संप्रभुता के खिलाफ बताया और कहा कि हम वो देश हैं जिसमें कभी ब्रिटिश दबाव नहीं झेला। ये मर्दों का राज है। सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं राउत आगे। कांग्रेस ने खुलासा नहीं मांगना चाहिए। कांग्रेस ने सबसे पहले नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगना चाहिए। कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगना चाहिए। खुलासा क्या मांग रहे हो? एक प्रधानमंत्री देश से झूठ बोल रहा है। एक प्रधानमंत्री हमारे फौज को उसकी टांग खींचकर पीछे ला रहा है। हमारे देश की संप्रभुता को खतरा प्रेसिडेंट ट्रंप ने पैदा किया है। वॉशिंगटन में बैठकर यहां हस्तक्षेप कर रहा है युद्ध में। मैंने युद्ध विराम किया है। कि प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? गोटियां खेल रहे थे? डिफेंस मिनिस्टर क्या कर रहे थे? ऐसे में अगर बार बार ट्रंप ये भाषा कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री ने ट्रंप का नाम लेकर बोलना चाहिए। आपकी कोई हैसियत नहीं हिंदुस्तान में हस्तक्षेप करने की। दिखाइए हिम्मत आप। कल सऊदी अरबिया में बैठकर छठी बार बोला हो प्रेसिडेंट ट्रंप हिंदुस्तान के बारे में। कौन है मिस्टर ट्रंप? जैसे पुराने जमाने में हमारे राजा प्रभु श्री राम वनवास में गए तो राजा भरत ने उनकी जो पादुकाएं थी वो सिंहासन पर रखकर राज किया था। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी प्रेसिडेंट ट्रंप के जूते सिंहासन पर रखकर हिंदुस्तान का राज चला रहे हैं क्या? ऐसा चल रहा है क्या कि मैं तो बैठा हूं लेकिन राज प्रेसिडेंट ट्रंप का है, इसीलिए सब हो रहा है?
अमेरिका का दबाव में चल रहा है, ये सब देश चल रहा है। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ है। इस देश की जनता ने स्वतंत्रता संग्राम से पहले ब्रिटिश राज का भी दबाव नहीं माना था। हम संघर्ष के लिए खड़े हो गए थे। ये मत आप भूलो, ये देश वीरों का देश है, मर्दों का देश है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई ने बीजेपी नेता विजय शाह को कड़ी फटकार लगाई है। न्यायाधीश गवई ने गुरुवार को कहा है कि उन्हें कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए बयान को लेकर संवेदनशीलता दिखाते हुए कर्नल कुरैशी से माफी मांगनी चाहिए। सीजेआई ने कहा है कि एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसे बयान कैसे दे सकता है। कोर्ट ने विजय शाह के खिलाफ दर्ज एफआईआर के मामले में हस्तक्षेप से भी इनकार कर दिया है और एफआईआर पर रोक से साफ मना कर दिया है। सीजेआई ने कहा कि हम जानते हैं कि कुछ नहीं होगा सिर्फ इसलिए कि आप एक मंत्री हैं, लेकिन इस पद पर होने के नाते आपको जिम्मेदारी के साथ बयान देना चाहिए। गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद विजय शाह लोगों को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी का जिक्र किया और कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की। विजय शाह ने कर्नल कुरैशी को उन आतंकवादियों की बहन बताया जिन्होंने पहलगाम में निर्दोष लोगों की हत्या की है। यही नहीं, मंत्री ने पीएम मोदी पर भी व्यंग कसते हुए कहा था कि उन्होंने आतंकवादियों की बहन को सेना में भेजा है। उनके इस बयान को लेकर राजनीति गर्मा गई। हर कोई उनके बयान की आलोचना कर रहा है। इसी बीच उनके इस्तीफे की भी मांग हुई और उन पर एफआईआर दाखिल की गई। वहीं बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार विजय शाह की तरफ से एडवोकेट विभा दत्ता मखीजा ने दलील दी और कहा कि याचिकाकर्ता ने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है और उनके बयान के गलत मायने निकाले गए हैं। मीडिया ने इसे बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया है। हम एफआईआर पर रोक लगाने की अपील करते हैं। हालांकि कोर्ट ने एफआईआर पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि इसके लिए हाईकोर्ट जाएं और माफी भी मांगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए डीजीपी को 4 घंटे के अंदर विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट के आदेश पर बुधवार शाम को विजय शाह पर एफआईआर दर्ज करा दी गई है, जिसे विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। हालांकि कोर्ट ने एफआईआर को लेकर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। सीजेआई ने विजय शाह को फटकार लगाते हुए कहा है कि वो संवैधानिक पद पर हैं, उन्हें जिम्मेदारी के साथ किसी भी बात को कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब देश ऐसी स्थिति से गुजर रहा है, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या बोलना है। सिर्फ इसलिए कि आप एक मंत्री हैं, सीजेआई गवई ने कहा कि मामले पर सुनवाई शुक्रवार को होगी। खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज समाचार के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम के बाद उठ रहे सवालों का विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध और व्यवहार पूरी तरह से द्विपक्षीय होंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। पाकिस्तान के साथ अब बातचीत केवल आतंकवाद और पीओके खाली करने पर होगी। जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान के पास आतंकवादियों की एक सूची है जिसे उसे हमें सौंपना होगा। साथ ही उसे आतंकियों के बुनियादी ढांचे को बंद करना होगा। वे जानते हैं कि क्या करना है। जयशंकर ने कहा कि सिंधु जल संधि स्थगित है और तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद को रोका नहीं जाता। कश्मीर पर चर्चा के लिए केवल एक ही बात बची है, वो है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अवैध रूप से कब्जाए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करना। हम इस चर्चा के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आतंकी ढांचे को नष्ट करके जो लक्ष्य निर्धारित किए थे उन्हें हासिल कर लिया है। ऑपरेशन के दौरान हमने पाकिस्तान को ये संदेश भेज दिया था कि हम आतंकी ढांचे पर हमला कर रहे हैं, न कि सेना पर।
talks with Pakistan. I think the Prime Minister made it very clear that the only talks with Pakistan will be on terror. That Pakistan has a list of terrorists who need to be handed over. They have to shut down the terrorist infrastructure. They know what to do. We are prepared to discuss with them what is to be done on terrorism. Those are the talks which are feasible. Water issues have been raised. Again, you all know, and I re-emphasize, the Cabinet Committee on Security and the government, obviously, was very clear that the Indus Waters Treaty is held in abeyance and will be continued to be held in abeyance until cross-border terrorism by Pakistan is credibly and irrevocably stopped. So, sometimes the Kashmir issue has been brought up. Again, the only thing which remains to be discussed on Kashmir is the vacation of illegally occupied Indian territory in Pakistan-occupied Kashmir. We are open to discussing that with Pakistan. बिहार में दरभंगा जिले के मोगलपुरा में अंबेडकर छात्रावास में शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम में संबोधित करते हुए प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की आबादी में 90% अति पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक हैं। नरेंद्र मोदी इनके खिलाफ हैं। इन्होंने आपके दबाव में जाति जनगणना कराने की घोषणा की है। राहुल ने कहा कि प्रशासन ने यहां आने से पहले मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं रुका क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। मुझे पूरी तरह रोकने की कोशिश की, बैरिकेड लगाया और मैं पीछे के रास्ते से आपके यहाँ आ गया। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आदिवासी वर्ग, आपके खिलाफ इस देश में 24 घंटा अत्याचार होता है। आपको दबाया जाता है, आपको शिक्षा के सिस्टम में रोका जाता है, आपके खिलाफ पेपर लीक किया जाता है और आपके करियर को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए किया जाता है। आज शिक्षा के क्षेत्र में रोका जा रहा है। राहुल गांधी की बिहार यात्रा को लेकर सोशल मीडिया पर भी चर्चा का बाजार गर्म है। बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी को पुलिस प्रशासन ने मोगलपुरा के अंबेडकर छात्रावास जाने से भी रोक दिया था। इससे लेकर पुलिस के साथ थोड़ी नोकझोंक भी हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी जमकर की। राहुल गांधी की बिहार यात्रा को लेकर सोशल मीडिया पर भी चर्चा का बाजार गर्म है। इसी क्रम में राहुल गांधी की एक फोटो वायरल हुई है। इस तस्वीर को बिहार कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है। इसके साथ कैप्शन में लिखा है, कायर समझा था क्या, फायर हूं मैं। राजस्थान से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से नाक पोंछते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो को लेकर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि जयपुर की जनता को हर दिन देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाले ये विधायक तिरंगे से नाक पोंछ रहे हैं। क्या यही है इनका देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम? वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी आचार्य पर तंज कसा और कहा, ये वही है ना जो अक्सर बिरयानी की दुकानों पर दिखते हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो बीजेपी की तिरंगा यात्रा के दौरान का है जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद निकाली जा रही थी। वायरल वीडियो में आचार्य एक हाथ में गदा और दूसरे हाथ में तिरंगा लिए नजर आ रहे हैं। इसी दौरान वो कथित तौर पर तिरंगे से नाक मुंह पोंछते दिखते हैं। बाद में कोई उन्हें दूसरा कपड़ा देता है। वीडियो में पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी सुनाई दे रहे हैं। कांग्रेस ने इसे राष्ट्र ध्वज का घोर अपमान बताया है और विधायक से सार्वजनिक माफी की मांग की है। दोनों एनसीपी पार्टी के एकीकरण की चर्चा पर बीजेपी मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने करारा तंज कसा है। महाराष्ट्र की राजनीति में फिर परिवार चर्चा में है और इस बार वजह बनी है बीजेपी नेता चंद्रकांत दादा पाटिल की तीखी टिप्पणी।
बता दें कि चंद्रकांत दादा पाटिल महाराष्ट्र राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं। जब उनसे पूछा गया कि महाराष्ट्र की राजनीति में दोनों एनसीपी के एक होने की चर्चा जोरों पर है, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि एनसीपी पार्टी अब सिर्फ अजित पवार, शरद पवार और सुप्रिया सुले की निजी पार्टी बनकर रह गई है। बाकी नेता जैसे जयंत पाटिल और रोहित पवार उससे अलग थलग दिखाई दे रहे हैं। पाटिल ने आगे कहा कि पवार परिवार में एकीकरण की बातें तो होती हैं, लेकिन असल में कोई ठोस निर्णय नहीं होता। चंद्रकांत पाटिल का ये भी कहना है कि पवार परिवार के अंदर राजनीतिक संवाद जरूर चल रहा है, लेकिन उसमें बाकी वरिष्ठ नेता शामिल नहीं हैं। ऐसे में जो भी एकीकरण की बातें हो रही हैं वो सिर्फ एक दिखावा है। अशा प्रकारच्या चर्चा पवार फॅमिलीच्या बाबतीमध्ये नेहमीच होतात, पण पुढे जाऊन ते मटेरियलाइज नाही होत, म्हणजे प्रत्यक्षात येत नाही। आताही जी सारखी चर्चा चालली आहे की अजितदादा, सुप्रियाताई, शरद पवार एवढाच त्यांचा पक्ष आहे। जयंत पाटील वगैरे सगळेजण हे असे लांब उभे असतात, काय तुम्ही निर्णय केला सांगा। तर ह्या 3 जण मिळून पार्टी होती, रोहित पवार वगैरे सगळे लांबच आहेत। तर या 3 जणांचं एकत्रीकरण अशी चर्चा खूप वेळ चालते, पण ती मटेरियलाइज गेल्या 2-2.5 वर्षात झाली नाही, माहीत नाही। ठाकरे एकत्र येत आहेत म्हणून हां, ठाकरे एकत्र येत आहेत म्हणून पवारांची चर्चा सुरू झाली असं काही? ते पण माहीत नाही। अब देखना ये होगा कि पवार परिवार इस टिप्पणी का जवाब किस अंदाज में देता है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में गुरुवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादी मारे गए। अधिकारियों ने बताया कि तीनों आतंकवादियों की पहचान आसिफ अहमद शेख, आमिर नजीरवानी और यावर अहमद भट्ट के रूप में हुई है। वे सभी जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के निवासी हैं। जम्मू कश्मीर में 48 घंटे के भीतर ये दूसरी मुठभेड़ है। इससे पहले भी श्रीनगर मुख्यालय सेना की 15वीं कोर ने एक्स पर कहा 15 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से विशिष्ट खुफिया इनपुट के आधार पर भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और श्रीनगर सेक्टर सीआरपीएफ द्वारा नादेर, त्राल, अवंतीपोरा में एक कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। इस दौरान संदिग्ध गतिविधि देखी गई। पुलवामा जिले के अवंतीपोरा सब डिवीजन के त्राल इलाके में गुरुवार को सुरक्षा बलों और छिपे हुए आतंकवादियों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई थी। पुलिस ने एक्स पर कहा कि अवंतीपोरा के नादेर त्राल इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई है। मौके पर पुलिस और सुरक्षा बल मौजूद हैं। आगे बताया गया कि खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी के लिए त्राल तहसील के नादेर गांव को घेर लिया। गुरुवार की मुठभेड़ शोपिया जिले के केल्लर इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा एक अभियान में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादियों को मार गिराने के 2 दिन बाद हुई है। 10 मई को भारत और पाकिस्तान ने युद्ध विराम की घोषणा की थी, लेकिन संघर्ष विराम समझौते के लागू होने के बाद 2 घंटे बाद ही आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के नगरोटा इलाके में व्हाइट नाइट कोर के मुख्यालय के बाहर संतरी चौकी पर गोलीबारी की। भारत ने ये स्पष्ट कर दिया है कि देश के अंदर किसी भी आतंकी कार्रवाई को युद्ध कार्रवाई माना जाएगा। पाकिस्तान द्वारा समर्थित और प्रायोजित आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को पहलगांव में 25 पर्यटकों को और एक स्थानीय सहित 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी। महाराष्ट्र तेलंगाना सीमा के गोदावरी नदी के तट पर आज से भव्य पुष्कर महोत्सव और सिंहस्थ कुंभ की शुरुआत हो गई है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के सिरौंचा तालुका से सटी तेलंगाना सीमा पर स्थित त्रिवेणी संगम पर लाखों श्रद्धालु पुण्य स्नान के लिए जुटने लगे हैं। त्रिवेणी संगम, जहां गोदावरी, प्राणहिता और अंतर्वाहिनी सरस्वती मिलती है, दक्षिण भारत के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। इस वर्ष सरस्वती नदी का मिथुन राशि में प्रवेश होने का सिंहस्थ कुंभ पुष्कर उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। ये पर्व आज से शुरू होकर 25 मई तक चलेगा। श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में स्नान के बाद कालेश्वर में शिव और यम के दुर्लभ संयुक्त दर्शन कर रहे हैं। यहाँ सरस्वती माता की भी भव्य मंदिर स्थित है, जिसकी विशेष पूजा अर्चना आज सुबह संपन्न हुई। इस अवसर पर सरस्वती माता की एक भव्य प्रतिमा का अनावरण तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक दिन 2 से 5 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है, जिससे पूरे इलाके में धार्मिक आस्था और उल्लास का अद्भुत संगम देखा जा सकता है। ये सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि संस्कृति और श्रद्धा का जीवंत पर्व बन चुका है। और खबरों में यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए आवाज समाचार।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। सोनू निगम को कर्नाटक हाई कोर्ट से राहत मिली है, जिसमें उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न करने का निर्देश दिया गया है। सोनू निगम ने बीते दिनों उनके खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सोनू निगम के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाए, बस वे जांच में सहयोग करते रहें। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले सोनू निगम ने बेंगलुरु में एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट में अपना कार्यक्रम पेश किया था, जहां कुछ लोगों ने कन्नड़ भाषा में गाना गाने की उनसे मांग की थी। सोनू निगम ने कहा था कि किसी भी भाषा को लेकर इतनी कट्टरता ठीक नहीं है। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले का उदाहरण देते हुए कहा था कि ये अलग तरह की कट्टरता का नतीजा है। सोनू निगम के इस बयान के बाद विवाद बढ़ गया था। कन्नड़ भाषा के कुछ संस्थानों ने सोनू निगम के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी थी। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद सोनू निगम को राहत मिली है। भारतीय क्रिकेट कोच गौतम गंभीर ने आगामी इंग्लैंड दौरे से पहले मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में अपनी पत्नी के साथ दर्शन किए और भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। गंभीर 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए इंग्लैंड जाने वाली युवा भारतीय टीम का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जिसकी शुरुआत 20 जून से होगी। आपको बता दें कि आईपीएल 2025 खत्म होने के बाद भारतीय टीम इंग्लैंड का दौरा करेगी। इस दौरे पर दोनों ही टीमों के बीच 5 मैच खेले जाएंगे। इस सीरीज से भारतीय टीम नए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल की शुरुआत भी करेगी। ऐसे में टीम इंडिया नए चक्र की बेहतरीन शुरुआत करना चाहेगी। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार। आवाज इंडिया।